हाय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और देखो, अच्छे ही रहना चाहिए, अच्छे रहने से सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। और बड़ी ज्ञान की देवी बन रही हूँ, उसी ज्ञान वाली बातों के साथ शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी अनवांटेड ब्राइड ऑफ डेविल बॉस को। तो चलिए शुरू करते हैं। और कल मैं एपिसोड नहीं ले आ पाई, उसके लिए यार सो सॉरी। क्या करूँ यार, कभी कभी हो जाता है, सॉरी। नीचे ऐसे कमाल के ब्रेकफास्ट कराने के बाद रुद्राणी तो आराम से अपने कमरे में थी, लेकिन किसी और की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो जाकर के रुद्राणी से एक और बार बोल सके कि लंच बना दे। वो पता नहीं क्या बना करके रख देगी इस बार। लेकिन अनय और सिया, जो कि दामिनी के बहन के बच्चे थे, उनकी तो फेवरेट ही बन चुकी थी रुद्राणी जी, मैगी खिला करके। वहीं नीचे आपस में बातें चली रही थी और वहीं दूसरी तरफ रुद्राणी, जो कि अपने कमरे में इधर से उधर टहले जा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे वो। अगर बाहर जाती तो न जाने कौन कौन से लोग उससे बातें करना शुरू कर देते। और रुद्राणी को पता था वो बातें कम बदतमीजी ज़्यादा करती है। अभी थोड़ी देर के लिए वो जाकर के बेड पर लेटी ही थी, और तभी वो अपने बगल में रखे पिलो की तरफ हल्का सा देखी थी और उसे अपने हाथों से टच करते हुए बड़े प्यार से कहती है, आप इसी बिस्तर पर सोते होंगे ना, इसी पिलो को अपने सर के नीचे रखे हुए। हाय, मुझे तो कभी विश्वास नहीं हुआ था कि मैं आपके बेड पर कभी इस तरह से सो पाऊंगी। और वो पिलो को अपने होठों से लगा करके अभी जैसे ही चूमने वाली थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठा था। फ़ोन को उसने जल्दी से उठाया था, क्योंकि फ़ोन को देखते ही समझ में आ गया था कि किसका नंबर है। और जैसे ही फ़ोन उठा था, दूसरी तरफ कुछ आवाज़ आ पाती उससे पहले रुद्राणी, जो खुद ही इधर से कहती है, क्या बात है सर, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या? मेरा मतलब वो ऐसे बोलते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज, पता नहीं, वो मैं भूल गई, सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया। वो आप बताइए क्या बोल रहे थे। तुमने मुझे शैतान कहा? नहीं नहीं सर, आप कहाँ शैतान है, आप तो बड़े दयालु हैं, महान हैं। छोड़िए ना, गलती से निकल गया मेरे मुंह से। ये जो तुम्हारे मुंह से बहुत चीज़ें गलती से निकल रही, ज़बान काट कर फेंक दूंगा तुम्हारी। सॉरी सर। सॉरी की बच्ची। एक जीमेल गया मेरे लैपटॉप में, जाकर तुरंत उसे चेक करो और उसे मेरे फ़ोन पर भेज देना। ओके सर, मैं अभी जाती हूँ चेक करने। आज तो मरते मरते बची, मेरे मुंह से क्यों निकल जाता है ये सारी बातें। शैतानी बोल दी उनको, बहुत से मेरे थोड़ी तो इज्जत करनी चाहिए ना। दूसरी तरफ ऑफिस में जैसे अग्निव जी पहुंचे थे, हर जगह पर अब शांति आ चुकी थी। सारे बाकी के मेंबर्स, जो कि पहले से कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे अपने बॉस का। आते ही सबसे पहले जैसे वो अंदर की तरफ गए थे, यहाँ पर कशिश और अनंत पहले से ही खड़े थे। ये दोनों जो कि सीनियर ऑफिसर थे, अग्निव के बाद इन्हीं लोग की पोस्टिंग थी। अनंत को तो उन्होंने इशारे से भेज दिया था अपने कॉन्फ्रेंस रूम में, ताकि वहाँ पर सबको इत्तला कर सके कि 2 मिनट में अब मीटिंग शुरू होने वाली है और सब लोग रेडी हो जाए। और वहीं कशिश की तरफ वो देखते हुए अभी कुछ बोल ही पाते कि तभी कशिश, जो कि धीरे से कहते हैं, सर आपके कैबिन में रखवा दिया उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स, मुझे पता है आपको उसकी बहुत फिक्र। जैसे ही अभी उसके शब्द आगे कुछ निकल ही पाते कि तभी कशिश के कंधे पर अग्निव जी का हाथ गया था, और बहुत ही कड़क हाथ था उनका। तुम्हें अच्छे से पता है कि उस लड़की को हमने पहले ही क्या घोषित कर रखा है। उस लड़की की एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता हूँ मैं। पता चले वो भी अपनी माँ की तरह निकली तो। हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ। बेचारे का कंधा जो कि एक तरफ से झुकता ही जा रहा था, लेकिन अब जाकर के अग्निव जी को समझ में आया था कि कशिश को इतना भी तकलीफ ना दे। वैसे तो कशिश की भी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, और ऐसे जगहों पर काम करने वालों की तो पर्सनैलिटी होती ही कमाल की थी, सब एक से एक स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन अग्निव जी ऐसे थोड़ी ना हेड चीफ बन गए थे यहाँ के। जैसे अग्निव जी अब कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ आगे बढ़े थे, कशिश, जो कि धीरे से अपने कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहते हैं, सच बोलता हूँ तो जान निकाल देते मेरी, सहा नहीं जाता क्या इनको। हाँ, मुझे क्या। और वो अपने ही बातों को अपने दिमाग से निकालते हुए जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आया था, जहाँ पर पहले से ही सब लोग मौजूद थे। श्रुति नाम की एक लड़की, जिसकी काफ़ी अच्छी खासी नज़र रहती थी अग्निव जी पर। हाँ, वो बात अलग थी कि ये बात उसने कभी भी किसी से नहीं शेयर की थी, वरना उसकी थू थू हो जाती रुद्राणी की तरह इसी ऑफिस में। लेकिन रुद्राणी से वो बहुत ज़्यादा जलती थी और बिल्कुल पसंद नहीं थी वो लड़की किसी भी यहाँ के मेंबर को। लेकिन इसके पीछे वजह भी बहुत सारी थी। जैसे कि सबसे पहले रुद्राणी यहाँ पर 6 साल से काम कर रही थी, और 6 साल में ही इतने सारे मिशंस को उस लड़की ने अकेले हैंडल किया था कि अग्निव जी भी हमेशा उसे अप्रिशिएट करने से पीछे नहीं हटते थे। दूसरी चीज़, वो किसी को भी अपने जाल में फंसा करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती थी। वैसे तो वो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी।
और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि यहाँ की सारी लड़कियों को बहुत बुरी तरह से खलती थी, जितने लोग अग्निव जी को अपनी निगाहों में बसाकर बैठे थे कि आखिर रुद्राणी कैसे असिस्टेंट बन गई अग्निव की। जरूर अपने जिस्म का नुमाइश की होगी, वरना ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन अग्निव के बारे में भी सब अच्छे से जानते थे कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं और वो किसी भी लड़की को भाव तक नहीं देते। मीटिंग शुरू हुई थी, लेकिन जैसे अभी प्रोजेक्टर ऑन हुआ था कि अचानक ही उनके दिमाग में कुछ आया था और वो एकदम से अपने काउंटर पर जोर से हाथ रखे थे और तुरंत ही किसी को फ़ोन मिलाए थे। दूसरी तरफ से फ़ोन तुरंत एक रिंग में रिसीव हुआ था। हेलो सर, कहाँ हो तुम मानव? सर मैं अभी आपके घर से बस निकल ही रहा था, वो फाइल लेने आया था सर, फैक्ट्री में लेकर जाना है, ऑफिसर्स आए हैं। वॉट एवर, वो लड़की लैपटॉप तो नहीं देख रही है, ज़रा जाकर चेक करना। मैंने उसको बोला था फाइल देख ली ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मानव। कौन सी फाइल सर, मैं समझ नहीं पाया। तुम जाकर के उस लड़की को चेक करो पहले, क्या वो मेरा लैपटॉप लेकर बैठी हुई है? तारारा, तारारा, ये मेरे बॉस जी का लैपटॉप रहता कहाँ पर? यही बोलते हुए रुद्राणी आगे बढ़ ही रही थी, बिना ये सोचे समझे कि आसपास कोई और भी है। उसका हाथ जाकर के टकराया था ऋषि से और उसके हाथ से हल्की सी कॉफी नीचे की तरफ गिर गई थी। अरे देख के चलो, क्या हो गया? ऋषि तो एकदम से हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि गलती तो इसमें रुद्राणी की थी। वो तो अपने रास्ते से ठीक ठाक जा रहा था, अचानक से यही टर्न हो गई थी। ऋषि जो कि पहले तो ऊपर से नीचे तक उनको देखा था और फिर अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ अब अग्निव भाई की वाइफ है तो गलती तो दूसरों की निकालेंगे आप। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं भाभी, मेरी गलती है, सॉरी। हाँ मैं ही तो देख के नहीं चलता हूँ, अंधा हूँ, गाते गुनगुनाते तो मैं ही चल रहा था। हाँ वो तो तुम चल ही रहे थे। अच्छा सुनो, वो मेरे बॉस का लैपटॉप जानते हो कहाँ रहता है? क्यों, कुछ चुराना है क्या, या कुछ देखने वाली हैं आप उसके अंदर? देखिए अग्निव भाई के लैपटॉप को कोई हाथ नहीं लगाता। ये सुनती रुद्राणी जो कि अपने बालों को अपने कान के पीछे लगाते हुए कहती है, मैं तो आपके भाई को ही पूरा हाथ लगा दूं, फिर उनका लैपटॉप क्या चीज़ है? पता है तो बताइए, वरना रहने दीजिए, ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो नहीं जानता, मैं पूछ कर बताता हूँ। तभी एक और आवाज़ वहाँ रुद्राणी और ऋषि दोनों को एक साथ सुनाई दी थी। आप ऑफिस रूम में चेक कर लीजिए, वहीं पर होगा। भाई अपना सारा काम वहीं पर करते हैं, स्पेशली आप लोग के मिशन, आप लोग के ऑफिस से रिलेटेड। जैसे ऋषि ने मिशन का वर्ड सुना था, वो एकदम से झांकते हुए कहता है, मिशन? क्या मतलब, ये कौन सा काम है? ये कोई नया जॉब स्टार्ट कर दिया क्या भाई ने? तभी रुद्राणी जो कि पीछे की तरफ देखी थी, क्या पर्सनालिटी थी। अक्षांश जो कि तारा जी के बेटे थे, मगर तारा जी जैसे बिल्कुल नहीं थे, बहुत मुख्तलिफ थे उनसे। वैसे तो रूही और उनके भाई का नेचर बहुत मिलता जुलता था। हाँ रूही थोड़ी चुलबुली थी, लेकिन अक्षांश बहुत स्ट्रिक्ट। तभी वो ऋषि के सामने जाते हुए कहते हैं, तेरे जैसे सब एक काम पर तो नहीं जीते ना, जैसे कि तू दिन भर खाता पीता और घूमता फिरता रहता है। सब लोग को बहुत सारे काम होते हैं, और मिशन वर्ड तो बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। तभी रुद्राणी जो कि अक्षांश की तरफ एक बार देखी थी और फिर ऋषि और उन दोनों के कॉन्वर्सेशन को बीच में छोड़ते हुए वो जल्दी से भागी थी ऑफिस की तरफ, वरना अगर काम उसका सही टाइम पर नहीं हुआ तो उसके बॉस उसको दोबारा से पनिशमेंट देने की बात करना शुरू कर देंगे, और उनका पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता था। उसने अभी लैपटॉप को खोला ही था और उसकी आंखें अभी स्क्रीन पर पढ़ ही पाती कि मानव ने इतने जोर से सबको धक्का मारते हुए पहले तो ऋषि को, फिर हल्का सा अक्षांश को, फिर गिरते पड़ते जा करके लैपटॉप को ऐसे अपने हाथ में पड़ा था जैसे कि अगर वो लैपटॉप का स्क्रीन मैडम जी देख लेती तो क्या ही तबाही आ जाती, तूफान या कोई सुनामी आ जाती। और वो बहुत बुरी तरह से इस वक्त हाँफ रहा था और पीछे से दो लोग जो कि उसी को घूरे जा रहे थे। ऋषि तो एकदम से अपना आपा खो चुका था। सब लोग मेरी कॉफी के पीछे क्यों पड़े यार, पहले भाभी गिराई ऊपर से, ये तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे अभी वो अंदर की तरफ गया था, तभी रुद्राणी जो कि अपना हाथ फोल्ड करते हुए अपनी आंखों को छोटी छोटी करते हुए मानव की तरफ एक घूरते हुए कहती है, ये क्या बंदर हो क्या तुम? लैपटॉप कैसे छीन लिया, और वो भी मेरी सर के लैपटॉप को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की तुमने? हो कौन तुम? मैं एक मिनट सांस ले लो फिर बताता हूँ। वो मेरा नाम मानव है और मैं बिल्कुल आदमी हूँ, कोई बंदर नहीं हूँ। एक मिनट आपको देता हूँ लैपटॉप। और वो जल्दी से स्क्रीन को ऑफ किया था। सबसे पहले तो उस फाइल को हाइड किया था और उसके बाद दोबारा से लैपटॉप को रीस्टार्ट करके उसे रुद्राणी के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये लीजिए आपके बॉस की अमानत है। अगर मेरा थोड़ा सा भी सेकंड लेट हुआ होता ना, मारा गया होता मैं। तभी पीछे इस वक्त ऋषि जो कि अपने हाथ को फोल्ड करते हुए देखते हुए कहता है, तू मरेगा बेटा, वैसे भी
साले तेरे को मेरी कॉफ़ी से प्रॉब्लम क्या थी? ऐसे कौन आता है? और इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे? तभी मानव जो अक्षांश की तरफ देखे थे और फिर हल्का सा स्माइल करते कहते हैं, अरे सर आप कब आए? मुझे बुलाया गया यहाँ पर, ज़बरदस्ती आया नहीं हूँ। और ऋषि चल उनको काम करने थे। पर रुद्राणी की तरफ देख कर के हल्का सा इशारा किए थे और वही ऋषि जो कि अक्षांश की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ बहुत साइड ले रहा है तू, भाभी है तेरी, ज़्यादा पिघल मत। माना कि सुंदर है लेकिन फिर भी अग्निव भाई की वाइफ है, देखना भी अलाउड नहीं है। सबको अपनी तरह मत समझा कर ऋषि, तमीज़ से बात किया कर, चल यहाँ से। और साथ ही वो मानव को भी अपने साथ लेकर गए थे ताकि रुद्राणी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर मीटिंग अभी शुरू ही नहीं थी कि अचानक से अग्निव जी को ऐसी भी क्या बात याद आ गई जो वो इतने रश में मानव को कॉल किए। किसी को पता नहीं था कि मानव आखिर में है कौन, लेकिन सबको इतना तो समझ में आ गया था कि ज़रूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। उन्होंने फिर से फ़ोन किया था, लेकिन इस बार मानव को नहीं बल्कि उसी लड़की को। सब लोग अभी चुपचाप बैठे हुए थे और अग्निव जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस जो कि बदलते हुए देख पा रहे थे। फ़ोन दूसरी तरफ से फिर से रिसीव हुआ था और वहीं धीरे से रुद्राणी की आवाज़ आती है, हाँ हेलो। बेचारी खोई हुई थी अपने स्क्रीन में, जिसकी वजह से उसका ध्यान ही नहीं गया था। वो फिर से कहती है, हेलो कौन है? तभी दूसरी तरफ से अग्निव जो कि अपने होश में आते हुए कहते हैं, कितना स्वीट बोलती है, मेरा मतलब है कि तुम्हारा काम हुआ? हाँ सर हो रहा है, वो मैं बस शेयर कर ही रही थी कॉपी करके। उसे हिडन फाइल में शेयर करना होगा ना, वरना ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर आपके दूसरे नंबर पर करूँ? तुमने कुछ देखा तो नहीं? क्या देखना था सर? नहीं कुछ नहीं। ठीक है जल्दी शेयर करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें काम करने में, जल्दी करो। और ये बोल करके उन्हें डांटते हुए फ़ोन काट दिया था। अब जाकर के थोड़ी राहत मिली थी अग्निव को कि फाइनली वो फाइल तो नहीं देख पाई वो लड़की। मीटिंग शुरू हुआ था, प्रोजेक्टर ऑन हुआ था और साथ ही सामने श्रुति जो कि एक बड़ा सा मैप वाला चार्ट लेकर आई थी, जिसमें वो कुछ ट्रैक्स को दिखाते हुए कहती है, सर ये बहुत ही ज़्यादा टफ वे है जाने का, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जो कि खुफिया हो। 3 अड्डे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट है और यहीं पर मेन काम होता है। 3 ऐसे आदमियों को पकड़ा गया है जो कि हमारे इंडिया में बहरूपे बनकर रह रहे हैं। इंडिया नहीं है सर वो। इस 3 अड्डे के बारे में तुम लोग इतने श्योर हो? आई मीन पता किया इसके बारे में? तभी एक लड़की जो कि पीछे से खड़े होते हुए कहती है, सर हमने तो नहीं पता किया है, लेकिन वो है ना 1 नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की, वो सर वो अपना एक बना रखी है बॉयफ्रेंड दूसरे देश में, तो उसी से पता चला अभी। कौन लड़की और कौन सा बॉयफ्रेंड? अरे सर यहाँ पर कैरेक्टरलेस लड़की किसको कहा जाता है? वही रुद्राणी की बात कर रही है, और उसका कोई नया बॉयफ्रेंड बन गया है, कोई पठान है और काफ़ी अच्छे पोस्ट पर है, तो उसी से इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी तनिष्का जो कि धीरे से कहती है, वैसे ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालने में तो वो लड़की वाकई बहुत माहिर है। अब देखिए ना, किसी को भी पटा लेती है अपने जिस्म की नुमाइश करके, बदतमीज़। तनिष्का के मुंह से इतना निकला ही था कि एक ग्लास का बॉटल जो कि जाकर के नीचे की तरफ गिरा था बहुत ज़ोर से। अभी श्रुति जाने वाली थी उसे उठाने के लिए क्योंकि वो जूनियर थी, लेकिन तभी वो श्रुति को रोकते हुए कहते हैं, तुम यहीं पर खड़ी रहो। तनिष्का उठाओ सारा ग्लास, और उसमें से एक कांच भी बचनी नहीं चाहिए, वहाँ पर किसी को लग सकती है। तनिष्का यहाँ पर सीनियर पोस्ट पर थी और सबके सामने इस तरह से वो सर मैं, तुम्हें पता है ना मुझे अपनी बातें रिपीट करना पसंद नहीं है, खुद उठा रही हो या फिर? सर मैं उठाती हूँ। श्रुति यू कंटिन्यू। हाँ सर, तो उसी के इन्फॉर्मेशन से हमें पता चला है। और एक और बात, जिसके पास खूबसूरती होती है वही अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर सकता है, तो अगर तुम लोगों से वो काम नहीं हो पा रहा है तो गिल्ट करो इस बात का। एक तो वो लड़की इन्फॉर्मेशन ले आकर हमें दे रही है और ऊपर से तुम लोग उसी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, और दोबारा से कोई उसे कैरेक्टरलेस बोला ना, मैं ज़ुबान काट दूंगा उसकी, और अगर मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब हो तो शूट कर दूंगा। इसमें आपको मेरे कैबिन में भेजो, मैं चेक करता हूँ। और कशिश कैबिन में मेरे। उन्होंने बस इशारा किया था और वहीं वो अपने कैबिन में जा चुके थे। आधे घंटे में कशिश जो कि अपने और अग्निव जी के लिए कॉफ़ी लेकर के अंदर की तरफ पहुंचे थे। वैसे वो लोग काम तो करते थे साथ में और सीनियर पोस्ट पर भी थे अग्निव जी, लेकिन कशिश के साथ थोड़ी दोस्ती जैसी थी। लगभग उम्र में भी ज़्यादा फासला नहीं था, सिर्फ 2 साल का। कशिश 34 साल के थे और अग्निव 32 साल के। अभी वो रिपोर्ट्स ही चेक कर रहे थे और तभी जैसे कशिश अंदर की तरफ आए थे, वो रिपोर्ट्स को एक साइड में रखते हुए चार्ट को ओपन करते हुए कहते हैं, ट्रैक तो सही है। कितने लोग को इस बार सेलेक्ट किया टीम में?
सर इस बार रुद्राणी को रहने देते हैं, वैसे भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो तुम्हें क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है कशिश? ठीक तो हो ना तुम? बीवी है तुम्हारी और बच्चे भी हैं, सो मेक श्योर कि उसके ऊपर अपनी नज़र। नहीं नहीं सर, मैं तो उसे बिल्कुल अपनी बच्ची जैसे ट्रीट करता हूँ, बस उसकी तबीयत ख़राब है, मेडिकल रिपोर्ट्स ये बात कह रहे हैं, उसके हार्ट में बहुत प्रॉब्लम है सर। अगर वो जाएगी तो तुम्हें पता है ना कि अगर मैं इस मिशन पर गया तो वो लड़की मेरे पीछे पीछे ज़रूर आएगी, उसको चैन ही कहाँ मिलता है। इतनी तो कोशिश करो कि नफरत कर ले मुझसे, लेकिन नहीं, पागल कहेंगी। सर तो आपको इतनी फिक्र होती है उस लड़की की? मतलब जैसे अभी ये बात कशिश ने पूछी थी, वो घूर करके देखे थे कशिश की तरफ और अपनी निगाहों को छोटी किए थे और अपनी भावना को चढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं किसी की फिक्र करने वालों में से हूँ? मेरे जैसा रूथलेस इंसान आज तक देखा है तुमने? और देखा है कभी उसे मारते हुए? वो तो सर आप 3-4 पहले भी स्टूडेंट को मार चुके हैं। अभी 1-2 दिन पहले की तो बात है जब आप मार रहे थे सबको, मैंने खुद देखा था। बट मैं रुद्राणी को ज़्यादा मारता हूँ और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है, ये बात तुम भूलो मत। और बार बार ना मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो उसके नाम से, काम करने पर फोकस करो। ये 3 लोगों के बारे में जैसे भी करके पता लगवा, मुझे उनके बारे में एक एक चीज़ें जाननी है और स्पेशली उन लोग की वीकनेस, फिर काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरा और थोड़ा आसान भी। तुम इस पर काम करो और टीम डिसाइड कर लो कौन कौन जाने वाला है। ये काम तुम्हारा है, साइन के लिए मेरे पास भेज देना। सर तो रुद्राणी, अगर मैं जा रहा हूँ तो रुद्राणी जाएगी, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। शी इज़ माई असिस्टेंट और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती है, उसको इन्वॉल्व करके रखना। ये कहीं ना आपका ही दिल नहीं लगता उसके बिना। कुछ कहा तुमने? नहीं सर, मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो तो आपकी असिस्टेंट है, वो तो आपके साथ ही रहेगी, ड्यूटी है उसकी। ठीक है सर, मैं करता हूँ टीम सेलेक्ट। अभी अग्निव जी काम पे ही लगे हुए थे और कभी अपने चेयर पर बैठ कर के तो कभी खड़े होकर के किसी से फ़ोन पर बात करने लगते। बहुत सारे काम तो होते थे उनको। तभी अचानक ही उनके दूसरे फ़ोन, जो कि उनके घर परिवार वाला फ़ोन था और सब लोग उस कॉन्टैक्ट को अच्छे से जानते थे, उसी पर कॉल आया था। जिसका कॉल था वो समझ गए थे कि किस बारे में बात होने जा रही है, जिसकी वजह से उनका हार्ट अचानक ही थोड़े तेज़ पंप करना शुरू कर दिया था। देविका उनकी कज़न सिस्टर थी। रिलेशन तो काफ़ी दूर का था, लेकिन फिर भी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा थी। फ़ोन को उन्होंने कान पर लगाया था और दूसरी तरफ से देविका, जो कि सबसे पहले तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश की थी। सर आपने शादी कर ली? सर कब से बुलाने लगी तो मुझे? भाई बोला। हाँ सॉरी, वो सब लोग आपको यहाँ टीम में सर सर ही बुलाते हैं ना, तो इस वजह से। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। कोई कॉन्ग्रेचुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तुम्हें पता है कि मैं शादी नहीं कर सकता जब तक मेरा पहला डिवोर्स ना हो जाए। क्या हुआ उस केस का? भाई वो सॉरी, वो मैं आपको कुछ इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन की थी। बोलो, सुन रहा हूँ। भाई अगर आप फ्री हो तो आज कोर्ट में आ सकते हैं आप प्लीज़? देखिए, ज़रूरी नहीं होता तो मैं खुद नहीं बुलाती, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल हो चुकी हैं। क्या बोल रही हो तुम? अब क्या हुआ? देखो, उस लड़की को कुछ भी करो, पैसे दो, उसका मुंह बंद करो। क्या पागलपंती कर रखा है उसने? वो जानती नहीं है क्या मुझे? अगर मुझे गुस्सा आए तो मर वर जाएगी वो। बोलो अभी क्या प्रॉब्लम है? भाई वो अगर आपके एलिगेशंस पर काम नहीं कर पाए हम लोग और अगर कोई एविडेंस नहीं मिला उस लड़की के खिलाफ तो तो छवि की कस्टडी आपके अंडर में नहीं रह जाएगी। क्या? और उसे आपके बड़े भाई को? नो वे, नो देविका, यू कैंट से इवन। तुम बोल कैसे सकती हो ये बात? वो मेरी बेटी है। और एक मिनट, मेरे इन सारे केसेस से मेरी बच्ची का क्या लेना देना? भाई वो एक्चुअली सानवी ने जो आपने लड़कियों को अडॉप्ट किया था उसमें से किसी एक लड़की को खरीद लिया था और वो लड़की आपके खिलाफ गवाही दी है कोर्ट में कि आप उसके साथ फिजिकली ज़बरदस्त थी। देविका के मुंह से ये बात निकल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती थी और उसे ये भी पता था कि ये बात सुनने के बाद उसके भाई के दिल पे कितना ज़्यादा जोर पड़ेगा। लेकिन वो तुरंत ही उनको संभालते हुए कहती है, बट भाई डोंट लूज़ होप, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं सर देखना चाहता हूँ कि ये लड़की कितना कर सकती है, वरना किसी जज में इतनी तो औकात नहीं है कि मुझे जेल भेज सके। करने दो जो कर रही है, पर भाई छवि की कस्टडी मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मेरी बेटी है वो।
अभी अभी जिन 4 लड़कियों की बात की थी देविका ने, बहुत बुरे कंडीशन में थी वो। बेचा जा रहा था उन्हें और बस अग्निव ने खरीद लिया था उन्हें, लेकिन अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, ना कि उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। देविका भी आके उस लड़की का नाम बताने जा रही थी। सर, उस लड़की का नाम प्रभा, जिसने आपके। रहने दो, मुझे नहीं जानना है। हो सकता है उस बच्चे की कोई मजबूरी हो। इट्स ओके। लड़कियों के मामले में कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट बन जाते थे वो, वरना अगर ये काम कोई लड़का किया होता तो अब तक तो उसका पूरा खानदान खत्म हो गया होता, वरना उसी के चीथड़े उड़ गए होते। लेकिन लड़की ने बोला है तो चलो माफ़ करते हैं। भाई, आप कोर्ट मत ही आएगा। जो चल रहा है कोर्ट में वो सब आप सुन तो नहीं पाएंगे। बस मुझे लगा कि आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दूं। अगर आपको कभी फ्री टाइम मिले या फिर कभी आप कंफर्टेबल रहे तो फ़ोन रखो अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। उन्होंने तुरंत ही फ़ोन कट किया था और उनका दिल ज़ोरों से घबरा रहा था इस वक्त, और उन्होंने दिल पर अपने हाथ रख करके अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मजाल था कि इस वक्त उनका दिल शांत हो पाए। इतना कुछ तो पहले से झेल रहे थे वो। 5 साल से ये केसेस की एलिगेशंस थक गए थे, और कितना वो और सहते वो। अपनी आधी ज़िंदगी तो अपने परिवार, अपने काम और अपने देश के लिए गुजार दी, और बची कुची खूबसूरत ज़िंदगी जो कि ऐसे केसेस में जा रही थी। इसीलिए शादी शब्द से नफरत हो गया था उन्हें। कहाँ अब उनका काम में मन लग पाता। शांति से बैठ चुके थे वो, सामने की तरफ बस ध्यान से देखे जा रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अभी कहीं पर भी नहीं था। जैसे कि वो किसी अलग ही दुनिया में उथल पुथल अपने आप से ही खुद को लड़ा रहे हों और साथ ही खुद को संभालने की कोशिश भी कर रहे हों। एक तरफ उनका दिमाग कुछ और उनका दिल कुछ और कह रहा था। काम के सिलसिले से कई बार बहुत सारे कॉल्स आए थे उनको, लेकिन वो 1 घंटे तक किसी और का कॉल रिसीव करने की हालत में नहीं थे। उन्हें इस वक्त खुद को शांत करना था, क्योंकि उनके हाथ पैर अजीब ही तरीके से शिवर कर रहे थे और पूरी तरह से कोल्ड हो चुके थे। कई बार पानी पीने के बाद, अपने फेस को वॉश करने के बाद जाकर के थोड़ी बहुत राहत उन्हें मिली थी। अभी वो चेयर पर आकर के बैठे थे, ये सोचते हुए कि वो अपने आप को डाइवर्ट करेंगे, लेकिन बार बार वही सारी बातें उनके दिमाग में गूंजे जा रही थी। किस तरह से उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था एक लड़की ने, और अगर वो लड़की ना होती तो अब तक जिंदा ना होती। दोपहर के 2 बज रहे थे। अभी वो टेबल पर शांति से अपने हाथ को इधर उधर टैप करते हुए अपने आप के दिमाग को शांत कर ही रहे थे कि उनके फ़ोन पर फिर से किसी का कॉल आने लगा था, और इस बार उन्होंने इस कॉल को इग्नोर नहीं किया था। वो फ़ोन को रिसीव किए थे और फ़ोन को स्पीकर पर डाल करके बहुत शांति से बस दूसरी तरफ से आवाज़ सुन रहे थे। हेलो, हेलो सर। सर, आपने कुछ खाया? हेलो, लंच टाइम हो गया है सर। फ़ोन क्यों किया है? थैंक गॉड आपकी आवाज़ सुन ली, मुझे तो लगा क्या हो गया। सर, आप ठीक है ना? वो आपको भूख लगी होगी, लंच टाइम हो गया है, आप कुछ खाए सुबह से? तभी कोई दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ था और धीरे से परमिशन लिया था, और इधर से अग्निव जी के मुंह से हाँ निकल गया था। वैसे तो वो इस वक्त बात कर रहे थे कॉल पर, लेकिन अब डोर पर खड़े इंसान को तो नहीं पता था, वो तो अंदर की तरफ आ गया था और इस वक्त उनका ध्यान फ़ोन के स्क्रीन की तरफ ही था। वो सामने की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए थे कि कोई इस वक्त अंदर आकर खड़ा हुआ है। तभी दूसरी तरफ से रुद्राणी की आवाज़ लगातार आई जा रही थी। सर बताइए ना, आपने कुछ खाया क्या? अगर आपने कुछ नहीं खाया तो मैं लंच लेकर आ जाऊँ? आप कहेंगे तो मैं कुछ भी बना दूंगी सर, यूट्यूब पर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बताइए क्या खाएंगे आप? एक काम करो, तुम ही आ जाओ यहाँ पर, ऑफिस में आओ, तुम्हें खा जाता हूँ मैं। अब ऐसी डरावनी बातें तो ना करिए सर, मुझे क्यों खाएंगे? मैं क्या कोई खाने वाली चीज़ हूँ? हाँ ना, बहुत टेस्टी हो तुम आओ। जैसे अभी बोलते बोलते उनकी नज़र पड़ी थी सामने की तरफ, हल्का सा जूता जैसा कुछ तो दिखा था उन्हें, एक पेयर का शूज़। फिर धीरे धीरे उनकी नज़र पड़ी थी पैंट पर, फिर धीरे धीरे शर्ट पर, और फिर जाकर के उनकी शक्ल पर। अनंत, जो कि इस वक्त बेचारा बहुत ही कंफ्यूज वे में खड़ा था कि वो यहाँ से भागे या फिर यहीं पर चुपचाप खड़ा रहे, या फिर ऐसा प्रिटेंड करे कि वो जस्ट अभी आया और उसने कुछ नहीं सुना है। तभी दूसरी तरफ से रुद्राणी की आवाज़ आती है, वैसे सर आप पनिशमेंट देने कब तक आ रहे? मेरी बॉडी वैसे भी बहुत क्रेव कर रही है, जब तक इसे 2-3 बार आपकी पनिशमेंट ना मिल जाए तब तक सहन कौन होता है मेरी बॉडी को, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, एकदम से बोर बोर। क्या बोल रही हो तुम? अब जाकर के उन्होंने स्पीकर से फ़ोन को हटाया था और तुरंत ही उसे कान पर लगाते हुए कहते हैं, पनिशमेंट मांग रही है फिर प्लेजर? जैसे कि आप रिक्वेस्ट करते हैं पनिशमेंट मांगने के लिए। अरे क्या हो गया? वैसे भी पनिशमेंट के लिए नहीं क्रेव कर रही थी, मतलब वो आपने आज एक्सरसाइज नहीं करवाया ना तो बॉडी ऐसे टूट रही थी, ये कहने का मतलब था मेरा। तो पूरी बात कहा करो ना,
पनिशमेंट वर्ड का मतलब जानती हो तुम? हाँ जानती तो हूँ, उसमें दिल बहुत तेज तेज धड़कता है और बहुत डर लगता है मुझे। आता हूँ फिर देता हूँ तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट। और सामने की तरफ देख करके अभी जैसे वो अनंत की तरफ देखे थे, उसके चेहरे पर बेचारे बहुत मुश्किल से अभी सीरियसनेस थे, लेकिन वो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो सीरियस है। अंदर ही अंदर तो बहुत ज़्यादा हंसने का मन कर रहा था उसका। तुम क्यों लाल टमाटर बन रहे हो? फ़ोन को रख दिया गया था। अग्निव ने एक साइड में फ़ोन को कट करके रखा था और वहीं सामने की तरफ देखते हुए वो अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहते हैं, बोलोगे कुछ? किस काम से आए थे? सर वो कश्यप सर ने वो टीम सेलेक्ट कर लिया था, तो वो सर वो आपको देने के लिए भेजा था वो सर वो क्या सर वो दो इधर और जाओ यहाँ से। जैसे अनंत को अभी वो बाहर भेज पाते उससे पहले उनको रोकते हुए कहते हैं, अच्छा सुनो, ये जो भी कॉन्वर्सेशन तुमने सुने किसी को बताना मत। तभी अनंत जो कैसे कहता है, नहीं सर, मैं क्यों बताऊँ मैं क्यों बताऊँगा बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। नहीं मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं जाता हूँ सर। मैं आप नाम चेक कर लीजिएगा सर, मैं जाता हूँ। जैसे अनंत अभी बाहर की तरफ गए थे तभी कशिश जो कि उनको इस तरह से हंसता हुआ देखकर कहते हैं, क्या हो गया भाई, इतना क्यों हंसी आ रही है आपको? तभी अनंत जो कि अपने चेहरे को हल्का सा नीचे करते कहते हैं, कुछ नहीं हुआ वो सर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा सर। क्या हो गया, तू मुझे कशिश बुलाता है, सर कब से बुलाने लगा, इतनी इज्जत? अरे नहीं, मैं वो अग्नि सर की बात कर रहा था, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने उनसे प्रॉमिस किया, मैं कुछ नहीं बता सकता। तभी अथर्व सिंह राठौर जो कि उनके ठीक सामने आकर खड़े हुए थे और उनको रोकते हुए कहते, एक मिनट वो मेरा नाम लिखा है ना आप लोगों ने? मुझे सर के साथ इस बार किसी भी हालत में मिशन पर जाना है। आई डोंट नो, आप लोग को मेरा नाम देना ही पड़ेगा वरना जान लेना। तभी कशिश जो कि अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहते हैं, वरना क्या कर लोगे बेटा? एक तो तुम यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग है, ऊपर से हमें धमकी दे रहे हो, 2 थप्पड़ पड़ेगा अभी, टॉर्चर रूम में लेकर चलेंगे तुमको। तभी अनंत जो कि कशिश को रोकते हुए कहते हैं, रहने दीजिए सर, इसे क्या टॉर्चर करेंगे, इसको तो टॉर्चर रूम में भी मज़ा ही आता है। तभी एक गार्ड आकर के अथर्व को बुलाते हुए कहते हैं, आपको अग्निव सर ने केबिन में बुलाया, आप आ जाइए प्लीज़। अथर्व जो कि पहले तो अपने जैकेट को ठीक किए थे और फिर अपने बालों को सेट करते हुए अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, मैं आई कम इन सर? अंदर आओ ज़रा। जिस टोन में उन्होंने बुलाया था, अथर्व को डर तो नहीं लगता था अग्निव जी से, लेकिन फिर भी इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मिशन के नेम से उनका नाम हटा दिया जाए और उनको टीम में ना लिया जाए। जैसे अभी अग्निव की नज़र अथर्व पर गई थी, उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। सर आप मुझे मना तो नहीं करने वाले ना इस बार? सर देखिए, मैं पिछली बार भी बहुत अच्छा काम किया था सर, लेकिन अगर आप मुझे फील्ड में भेजेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है? ओके तो बताओ, यहाँ मेरी गन रखी है और यहाँ तो मेरे सामने खड़े हो, शूट कर दूँ मैं तुम्हें? सर आखिर रुद्राणी भी तो हर बार जाती है ना सर, आई मीन वो जब जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकता? क्या तुम हर बार रुद्राणी को क्यों रेफरेंस में ले लेते हो? सर उसकी और मेरी एज ऑलमोस्ट सेम है सर, क्यों नहीं जा सकते हम? आई मीन वो जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, मुझे जाना है, तो तुम उसके चक्कर में जा रहे हो? सर बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, अकेले क्यों हैंडल करे? मैं रहूँगा तो कम से कम उसका कोई तो पार्टनर रहेगा ना। अदर सिंह राठौर, उसके पार्टनर बनने के सपने तो तुम ना ही देखो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अरे नहीं, छी, उसका पार्टनर किसको बनना है? मैं नहीं बन रहा उसका पार्टनर। मैं तो बस ये कह रहा था सर कि मुझे भी फील्ड में जाने का एक बार मौका तो दीजिए, आपके साथ काम करना है, एक्शन सीन देखना है मुझे। एक्शन सीन दिखाऊं तुम्हें? एक काम करो, अपनी 11th मिस्टेक कंप्लीट करो, जैसे 12th मिस्टेक तुम्हारी कंप्लीट होगी उसके बाद तुम्हें दिखाई देगा कि एक्शन किसे कहते हैं। और जब मार पड़ेगी ना अग्निव के हाथ से, सारा भूत निकल जाएगा फील्ड में जाने का। कहीं नहीं जा रहे हो तुम, तुम्हारा नाम हटा रहा हूँ मैं, तुम्हारी जगह किसी और का नाम लिखता हूँ। सर पर क्यों? मैंने कह दिया ना, नहीं जाऊँगा। अब अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो कैसे जा सकता हूँ? गुड फॉर यू, अब निकलो यहाँ से। बेचारे का मुंह कितना खुश था, वो चोखा बन गया था। बाहर जाकर के सब लोग अभी वेट ही कर रहे थे कि अथर्व को क्या मिला, जाने की परमिशन मिल गई क्या? श्रुति जो कि अभी आकर के अथर्व के सामने खड़ी हुई थी और धीरे से पूछती है, क्या हुआ, जा रहे हो मिशन पर? चेहरा देखकर क्या लग रहा है मेरा? श्रुति जो कि उसकी गालों को भी खींच ही पाती कि तभी वो पीछे होते हुए कहता है, टच वच मत क्या करो, मुझे पसंद नहीं है, फीमेल टच सिर्फ एक का ही बर्दाश्त करूँगा मैं। और ये बोल करके
अब वो सड़ा सा मुंह बना करके अपने कैबिन की तरफ जाने लगा था। वैसे उसका कोई खुद का कैबिन नहीं था, वो एक ऐसा स्टाफ रूम था जिसमें उसे छोटा सा टेबल मिला हुआ था। वहीं पर सारा काम वगैरह करता रहता था बेचारा। और कब तक टेक डिपार्टमेंट संभालूंगा मैं? मुझे भी तो मन करता है ना थोड़ी फाइटिंग कर लूँ। ये सर मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आइए जानते हैं किस पनिशमेंट का इंतजार था रुद्राणी को और क्या होगा अब आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए अनवांटेड राइड ऑफ डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।